हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल को। देखिए, जो उत्तर वैदिक पीरियड है इसे आज हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल जो है यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसे अलग क्यों पढ़ा जाता है? वह इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि लगभग 1000 ईस्वी में क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है। और जैसे ही लोहे की खोज होती है तो नए नए अस्त्र शस्त्र बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण व्यवसाय में और उसके बाद में कृषि में हर चीज में एक नई तकनीक शुरू हो जाती है, जिस कारण से हर चीज में एक विकास देखने को मिलता है। जिस कारण से क्या होता है, विकास बढ़ने के कारण यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। जिस कारण से इस जो पीरियड है इसे अलग से पढ़ा जाता है, इसे उत्तर वैदिक काल के रूप में अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, आज इसी वीडियो में हम सभी उत्तर वैदिक काल के जितने भी हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जितनी भी इस उत्तर वैदिक काल की स्थितियां हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे। आइए तो इसे शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है, जैसे आज भी होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का यदि आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो उसके घर की स्थिति भी अच्छी सुधर जाती है। उसके बाद में वो धर्म कर्म कांड में विश्वास करने लगता है ना। तो वैसे ही हुआ यहाँ पर भी कुछ कि जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरी तो यहाँ पर सारे जो जीवन है वह सुधरने लगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ की राजनीतिक स्थिति की कि आखिर यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो राजनीतिक स्थिति में पहले क्या था कि पहले जो सबसे छोटा आकार था वह जन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर हर चीज में जब वृद्धि हो रही है तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है और यह जन से बढ़कर के जनपद हो जाता है। यहाँ पर राजा का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पिछले पूर्व वैदिक काल में पढ़ा है कि यहाँ पर राजा केवल नाम का राजा होता था और केवल उसके पास में सीमित दायरे ही होते थे, लेकिन यहाँ पर राजा का महत्व बढ़ जाता है। राजा का पद जो है वह वंशानुगत हो जाता है, मतलब राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। यहाँ पर सभा समितियों इन सभी का महत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अब राजा इतना सक्षम हो गया है कि वह सारी निर्णय स्वयं ले सकता है। इस कारण से यहाँ पर सभा समिति जितनी भी संस्थाएं थी इनका महत्व कम हो जाता है। यहाँ पर जो देखिए, जो इससे पहले जो रत्निन थे वह 7 हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आकर के रत्निन की संख्या 7 से बढ़कर के 17 हो जाती है। टैक्स जो है वह पूर्व वैदिक काल में नियमित देना नहीं होता था, जो सक्षम होता था वह टैक्स दिया करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के यहाँ पर टैक्स देना अनिवार्य हो गया था और हर व्यक्ति इनको टैक्स दिया करता था। इसके बाद में इनकी सेना में भी वृद्धि हो गई थी और इन सभी वृद्धि होने के कारण यहाँ पर युद्धों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। तो यह थी इनकी एक राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में जैसे कि हमने क्या क्या देखा, कबीले का आकार बढ़कर के जन से जनपद हो गया, राजा का महत्व बढ़ गया, यहाँ पर पद जो है राजा का वह वंशानुगत हो गया, सभा समितियों इन सभी संस्थाओं का महत्व कम हो गया। इसके बाद में यहाँ के जो रत्निन थे वह 7 से बढ़कर के 17 हो गए और जो टैक्स था वह नियमित पे करना होता था और सेना भी बढ़ने के कारण यहाँ पर युद्धों की संख्या भी बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में हम देखें तो सबसे छोटा जो स्तर था इसका वह था परिवार। परिवार से बड़ा हुआ करता था ग्राम, ग्राम से बन करके मिलता था विश्व, फिर कई विश्व मिलकर के बनते थे जन और फिर कई जन मिलकर के बनते थे जनपद, और इसके बाद और आगे हम देखेंगे तो जनपद के बाद में और कई जनपद मिलकर के बनते थे महाजनपद। तो ये जो है उनकी इकाइयां थी। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। हाँ, तो अब यहाँ से जो वर्ण व्यवस्था है वह एकदम स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ से जो वर्ण व्यवस्था है वह वंशानुगत देखी जाती है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, इस तरह की जो है वह यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर कुछ आश्रम व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं, जैसे कि 0 से 25 वर्ष का जो समय है, 0 से 25 वर्ष का जो समय है वह ब्रह्मचर्य का जीवन रहता था और उसमें केवल शिक्षा प्राप्त करनी होती थी और सीखने का समय हुआ करता था। इसके बाद में जो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक का समय होता था वह गृहस्थ जीवन का समय था और वंश को आगे बढ़ाने का वह समय हुआ करता था। इसके बाद में जो 50 से 75 वर्ष का जो समय हुआ करता था वह वानप्रस्थ जीवन का समय था, मतलब इस समय पे लोग गृह छोड़ करके वनों में रहा करते थे और जो भी बच्चे थे उन्हें पढ़ाया करते थे। और इसके बाद में जो 75 से लेकर के 100 वर्ष का था वह समय हुआ करता था संन्यास का, जो कि सभी लोग संन्यास रहते थे और एकांतवास करके अपनी मृत्यु का इंतजार किया करते थे।
ठीक है, तो यह जो थी यहाँ की कुछ सामाजिक स्थिति थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। आखिर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई या फिर सुधार आया, वो देखते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें सुधार नहीं देखा गया और गिरावट देखी गई। जैसे कि इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा है कि सभा समितियों इन सभी में स्त्रियों का महत्व था। जितनी भी संस्थाएं थी वहां पर स्त्रियां भाग लिया करती थी और वहां पर अपनी राय सलाह दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर इन सभी में इनकी स्त्रियों की स्थिति कम देखी गई है। सभा समितियों, यज्ञ, कर्मकांडों इन सभी में स्त्रियों की भागीदारी नहीं देखी गई है। यहाँ पर कुछ और कुप्रथाएं भी शुरू हो गई थी, जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा। तो ये प्रथाएं जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। इस समय की जो विदुषी महिलाएं हैं वह है गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, यहाँ की कुछ अच्छी महिलाएं विदुषी महिलाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इस ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति उतनी कुछ खास नहीं थी। भोजन में यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। यहाँ पर दास प्रथा थी लेकिन ठीक ठाक थी, उतनी कुछ खराब नहीं थी। मनोरंजन के लिए ये लोग जुआ खेलना, शराब पीना और घुड़दौड़ करना, संगीत, नृत्य आदि कार्य किया करते थे। विवाह यहाँ पर दो तरीके के हुआ करते थे। एक तो अनिलोम विवाह हुआ करता था और दूसरा प्रतिलोम विवाह हुआ करता था। देखिए जो अनिलोम विवाह है उसमें पुरुष उच्च वर्ग का हुआ करता था और महिलाएं निम्न वर्ग की हुआ करती थी। लेकिन जो प्रतिलोम विवाह था उसमें पुरुष उच्च वर्ग का हुआ करता था और पुरुष निम्न वर्ग का हुआ करता था और महिलाएं जो है वह उच्च वर्ग की हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर दो विवाह भी देखे गए। तो ये थी यहाँ की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हमने क्या पढ़ा, इनकी इकाई क्या थी। जैसे कि सबसे छोटा था परिवार, फिर परिवार से मिलकर के ग्राम, ग्राम से मिलकर के विश्व, विश्व से मिलकर के जन, जन से मिलकर के जनपद और आगे देखने को मिलेगा जनपद से मिलकर के महाजनपद। जैसे कि हमारे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर और इसके बाद में हमने आश्रम व्यवस्था देखी थी। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से लेकर के 100। तो ये इन सभी के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने स्त्रियों की स्थिति भी देखी कि गिरावट आई। इसके बाद में सभा समितियों में इनकी जो भागीदारी थी वह कम हो गई। इसके बाद में यहाँ पर कुछ कुप्रथाएं जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा ये शुरू हो गई। इसके बाद में यहाँ का लोग भोजन क्या करते थे, मनोरंजन और यहाँ के जो विवाह है वह क्या हुआ करते थे। तो यह पढ़ा हमने यहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें वही सभी जैसे कि कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, व्यापार इन सभी को हमें अच्छे से समझना होगा। तो पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत डेवलप होने लगी थी। क्यों डेवलप होने लगी थी? क्योंकि यहाँ पर जो है वह लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने के कारण यहाँ पर नए नए हथियार बनाए गए जिससे कृषि में बहुत सुविधा प्राप्त हुई। अभी कृषि में सुविधा प्राप्त हुई तो लोगों जो कृषि है वह अधिशेष बचने लग गया। मतलब कृषि ज्यादा करने लग गए तो उनका अधिशेष बचने लग गया और जब अधिशेष बचने लग गया तो उसी कृषि से व्यापार और उद्योग यह सब देखे गए यहाँ पर। ठीक है, इनका जो दूसरा प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन था। जो पहला प्रमुख व्यवसाय था वह कृषि बन गया था और जो दूसरा था वह पशुपालन हो गया था। कृषि में अधिशेष बनने के कारण यहाँ पर व्यापार और उद्योग इन दोनों में वृद्धि देखी गई। अभी हम जो देखते हैं व्यापार, तो व्यापार इससे पहले केवल एक कबीले से दूसरे कबीले में ही हो रहा था। लेकिन यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ की जो ट्रेडिंग है वह विदेशों में भी हो रही थी। मतलब यहाँ से जो है वह वृद्धि होना शुरू हो गई थी व्यापार में भी और हर क्षेत्र में। देशी विदेशी दोनों तरह के यहाँ पर व्यापार हुआ करते थे। यहाँ पर भी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर भी जो प्रणाली थी वह वस्तु विनिमय ही थी। मतलब एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु को उसके बदले में लेना। और यहाँ पर जो है वह नगरीकरण को यहाँ से फिर बढ़ावा देखने को मिलता है और वापस से वह हम नगरों में शिफ्ट होने लगते हैं। तो यह जो थी यहाँ की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में हमने यहाँ की कृषि के बारे में देखा कि कृषि जो है उसका कैसे महत्व बढ़ा। इसके बाद में इसके व्यवसाय के बारे में देखा। तो जो पशुपालन था वह दूसरे नंबर पर आ गया, कृषि जो है वह पहले नंबर पर आ जाता है। उद्योग में देखें तो कुम्हार उद्योग, रथ बनाना और धातु के जो बर्तन और या फिर जो भी चीज वो बनाना है। इसके बाद में व्यापार देशी विदेशी दोनों हुआ करते थे और जो मुद्रा है, मुद्रा नहीं चलती थी, प्रणाली वस्तु विनिमय की थी। ठीक है, तो ये थी इनकी आर्थिक स्थिति। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के आखिर धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल में आकर के
धर्म, कर्म कांडों, इन सभी चीजों की महत्वता बढ़ गई थी। तो जिस कारण से यहाँ पर इन सभी का महत्व बढ़ गया। अब इन सभी का जब महत्व बढ़ गया तो यहाँ पर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय में दोनों को अपनी अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए यहाँ पर क्या संघर्ष होने लगा। ब्राह्मण बताता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और क्षत्रिय बताते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख देवता जो है वह प्रजापति माने जाते थे। विष्णु देवता जो है वह पोषण के एवं रक्षण के देवता माने जाते थे। रुद्र देवता पशुओं के देवता माने जाते थे। वरुण देवता को जल का देवता एवं जल का देवता कहा जाता था, और जो पोषण देवता है उन्हें शूद्रों का देवता कहा जाता था। अभी देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख यज्ञ भी हुआ करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ जो है वह प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ है वह राज्य को विस्तार करने के लिए होता था, और जो वाजपेयी यज्ञ है वह शक्ति प्रदर्शन हेतु यज्ञ किए जाते थे। तो यहाँ पर कुछ यज्ञ कर्मकांड की संख्या बढ़ गई थी। अभी जब यज्ञ होने लगे यहाँ पर यज्ञ कर्मकांडों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर बलि जैसी प्रथाएं भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इनका आडंबर बढ़ गया, जिस कारण से इसके बाद में देखा जाता है कि कुछ नए धर्मों का उदय होता है। जैसे कि कुछ नास्तिक धर्म आते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह के जो धर्म आते हैं वो इसी कारण से आते हैं क्योंकि इस धर्म में बहुत सारे धर्म कर्म कांडों और बलि की प्रथा का इसमें मिश्रण हो गया था। तो इसके जो अगली वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो नए धर्म हुए हैं, जैसे कि कुछ नास्तिक धर्म है हमारे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इन धर्मों के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है महाजनपद काल। जो हमारा भारत है इसे 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो है वह मगध साम्राज्य हुआ करता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।